Alright, final part. So today we are discussing transition elements या metal, transition elements या transition metals पे डिस्कशन करनी है आज। तो ट्रांजिशन मेटल्स की सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले चीज डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की भी जिस तरह हर मेटल की होती है मोर और लेस सेम होती है। सबसे पहले दे आर शाइनी एंड सिल्वर, दे आर शाइनी एंड सिल्वर। सेकेंडली they are good electrical and thermal, good electrical and thermal मतलब heat और electricity के good conductors हैं। good electrical and thermal conductors क्यों होते हैं ये आप सबको अब तक पता होना चाहिए। why? due to free moving electrons। ठीक है जी। फिर हमारे पास हार्ड एंड स्ट्रांग होते हैं। वो हार्ड एंड स्ट्रांग इसलिए होते हैं, हार्ड एंड स्ट्रांग क्यों होते हैं? हार्ड एंड स्ट्रांग इसलिए होते हैं because a large amount of energy, a large amount of energy is required to overcome the forces of attraction, is required to overcome strong electrostatic forces of attraction या strong forces of attraction। then हम लोग कहते हैं they have high density। high density क्यों होती हैं? मैं हर चीज़ के साथ साथ आप लोगों को रीज़न भी बता रहा हूँ कि आप लोगों की सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएं, रिकॉल हो जाए सारा कुछ। हाई डेंसिटी क्यों होती है? बिकॉज टाइटली पैक्ड टुगेदर पूरा ही लिख लेते हैं इन द जायंट मेटेलिक, ताकि अपने आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहे तो आसानी हो। टाइटली पैक्ड टुगेदर इन द जायंट मेटेलिक लेटिस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। देन हम कहते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों है? सिमिलर रीजंस हैं जो हमने ऊपर बात की है कि इसलिए होती है बिकॉज अ लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होल्डिंग द मेटल एटम्स टुगेदर इन द जॉइंट मेटेलिक लेटिस। तो ये भी लिख ही लेते हैं कि अ लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम strong metallic bonds holding the metal atoms together in the giant metallic lattice ये हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। दे आर शाइनी एंड सिल्वर, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्यों होते हैं? बिकॉज of free moving electrons। high density because they are tightly packed together in the giant metallic lattice due to strong bonds। और high melting and boiling point क्यों होती हैं? because a large energy is required to overcome the strong metallic bonds holding the metal atoms together in the giant metallic lattice। और अब हम लोग ने डिस्कस करनी है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग ने डिस्कस करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि दे हैव, आप लोगों ने ये नोटिस भी किया होगा कि इनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी होती है। दे हैव अ वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ लो। इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर एक एबिलिटी होती है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अंदर एक एबिलिटी होती है टू फॉर्म कंपाउंड्स जिनके अंदर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। इसका क्या मतलब है ये लिख लें फिर मैं समझाता हूँ। कि ट्रांजिशनल मेटल्स have the ability to form compounds with various range
of oxidation states. इसकी एक बहुत प्राइम एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखी होगी. इसकी एक एग्जांपल है आयरन. आप लोगों को पता है ना, आयरन इज अ ट्रांजिशनल एलिमेंट. तो आयरन के अंदर ना कोई फिक्स वैलेंसी नहीं होती. या तो वो आयरन विद ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी +2. जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 and it reacts with iron oxide to form FeO. FeO जो है iron 2 oxide. Similarly iron react करता है to form iron 3 oxide. ये ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो वो जब अपना आयरन ऑक्साइड बनाता है तो उसकी डिफरेंट इसलिए होती है कि वो होगा आयरन 3 ऑक्साइड. तो वो कुछ इस तरह बनेगा, Fe2O3 बनेगा. सेम ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं विद डिफरेंट कंपाउंड्स. अब क्वेश्चन ये है, आप सब लोगों का अभी तक यही सवाल होगा कि यार होता क्यों है, why do they have variable valency? वो इसलिए कि उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी लूज कर सकते हैं. Why do they have variable valency? Because they can lose their electrons from any of their shells. They can lose electrons from any of their shells. ठीक है जी, any of their shells. ये हमारी होगी पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनकी जो कंपाउंड्स होते हैं दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. तो अब हम लोग इनके कंपाउंड्स के कलर्स कुछ देखते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड सॉलिड कंपाउंड्स. सही है. तो हम इनके कंपाउंड्स कुछ लिखते हैं एंड हम दिखाते हैं कि इनके कलर्स किस तरह के होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड सॉलिड कंपाउंड्स. तो ये है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड सॉलिड कंपाउंड्स. इसके अंदर मैं कुछ नॉन कलर्ड सॉलिड कंपाउंड्स, तो मैं इसके अंदर सारे लिख देता हूँ. फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमारे पास है आयरन 2 सल्फेट. फिर हमारे पास है आयरन 3 sulfate. We have copper 2 sulfate. We have potassium dichromate. Potassium dichromate क्या होता है? Potassium dichromate होता है K2Cr2O7. And then we have potassium manganate KMnO4 जो होता है हमारा पोटेशियम मैंगनेट KMnO4. तो इन सब के कलर्स क्या होते हैं? तो आयरन 2 सल्फेट का कलर होता है ग्रीन. आयरन 3 सल्फेट का कलर होता है येलो. कॉपर 2 सल्फेट का कलर होता है ब्लू. पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज. और लास्टली जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसका कलर होता है, पोटेशियम मैंगनेट जो होता है उसका कलर होता है पर्पल. ठीक है. और आखिरी जो केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी कि दे हैव वेरिएबल वैलेंसी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. उनके पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म कंपाउंड विद द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. और फिर हम लोगों ने पढ़ा दे हैव कलर्ड कंपाउंड्स. आखिरी जो होती है वो है उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. कैटालिस्टिक करना चाहिए. कैटालिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. कैटलिस्ट क्या होता है?
कैटलिस्ट क्या होता है? अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस पुरानी देखी में, सो यू गाइस नो बिकॉज वी आर कवरिंग आवर सिलेबस और थोड़ा सा हमारा रह गया. सो कैटलिस्ट क्या है? Catalyst is a substance which increases the rate of reaction. Is a substance which increases the rate of reaction. The rate जब भी हम बात करते हैं मतलब the speed of a chemical, the rate of या speed of a chemical reaction. किस तरह? By providing an alternative pathway. By providing an alternative pathway with lower activation energy, and it remains chemically unchanged. सही है. ये मैंने इसलिए लिखी है फॉर ऑल दोज जिनको नहीं पता. तो कैटलिस्ट होता है एक सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आप रेट ऑफ रिएक्शन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. ऑलराइट, अब हमारे पास कुछ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं जिनके पास कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं और वो यूज होते हैं. सबसे पहले हमारे पास आयरन है. आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इन आवर हेबर प्रोसेस, और ये बात मैंने कवर कर चुका हूँ. हेबर प्रोसेस, डन दिस. ओके. फिर सेकेंडली निकल यूज होता है एज अ कैटलिस्ट in the formation of margarine. ये हम लोग कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला. फॉर्मेशन ऑफ मार्जरीन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हम लोगों ने कवर करना है. देन वी हैव प्लैटिनम हमें पता है एज अ कैटलिस्ट यूज होता है. ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जब हमने एयर एटमॉस्फेयर किया था कि प्लैटिनम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन catalytic converters plus nitric acid होता है. और ये नाइट्रिक एसिड ये भी हम लोगों ने एयर एंड एटमॉस्फेयर में दोनों चीजें कवर की हुई हैं. सिमिलरली रोडियम जो है वो भी एज अ कैटलिस्ट यूज होता है और वो भी कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज होता है. प्लैटिनम और रोडियम दोनों यूज होते हैं. एंड देन आखिरी जो हमारे पास होता है, ये सारे हमारे पास ट्रांजिशनल एलिमेंट्स थे. फिर हमारे पास जो आखिरी होता है वो ट्रांजिशनल कंपाउंड होता है जो होता है वेनेडियम ऑक्साइड, और ये भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है. वेनेडियम ऑक्साइड किधर कैटलिस्ट में यूज होता है? आई वांट टू टेस्ट योर गाइस नॉलेज. आप लोगों को पता होना चाहिए अब तक. इट इज यूज्ड इन आवर कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फर. कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कि हम लोगों ने सल्फर वीडियो में कवर किया हुआ है. कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फर होता है. तो ये हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं. ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कैटालिटिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो कहाँ यूज़ हुई हुई हैं हमारे सिलेबस में. यहाँ यूज़ हुई हुई हैं. और भी हैं लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हम लोग इन सारे कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया हुआ है हम लोगों ने. ठीक है. सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ मार्जरीन है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, which I'll cover it very soon in organic chemistry. So this is it for our periodic table. We have covered it. अब हमारे पास जो टॉपिक्स रह गए हैं in our chemistry syllabus वो है organic electrolysis, experimental chemistry, and that's it. बस ये हमारे पास रह गए हैं. Organic electrolysis and experimental chemistry. कुछ जो छोटे सब टॉपिक्स अगर रह गए, so I'll cover it inshallah as well. So this is it for my side. I'll see you guys soon. Allah Hafiz. Take care.